ओके जी। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक दफ़ा आप बता दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको स्क्रीन भी शो हो रही है और आवाज़ भी आ रही है। ये इसमें आवाज भी आ रही है इसकी भी शोर में। अच्छा ठीक है। ओके, हम करने लगे इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड, यानी कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन है तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल को डिफाइन करेंगे और लाइन इंटेग्रल फाइंड करेंगे, और देन जो हमारा मेन टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम वो हम करेंगे। सो लाइन इंटेग्रल को पहले हम डिफाइन करते हैं। लेट वी हैव अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जी बी अ वेक्टर फंक्शन। अब ये स्केलर फंक्शन नहीं है, दिस बी अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, वेक्टर फंक्शन का मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था कि वेक्टर फंक्शन कैसे होता है, फिर मैं आपको बता दूंगी कि वेक्टर फंक्शन क्या है। एंड लेट वी हैव अ कर्व, एंड लेट अ कर्व, और उस कर्व को हम नाम दे देते हैं ए बी। कोई भी हमारे पास कर्व है ए बी। ठीक है, ओके। लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, अब वेक्टर फंक्शन है तो हम फंक्शन को वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, फॉर ये ऊपर वेक्टर साइन का मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये स्केलर फंक्शन नहीं है, वेक्टर फंक्शन है। अलोंग द कर्व ए बी इज कॉल्ड लाइन इंटेग्रल। यानी कि अगर हमने किसी वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है अलोंग अ गिवन कर्व ए बी, ठीक है, किसी गिवन कर्व के अलोंग, तो दैट इज कॉल्ड लाइन इंटेग्रल। इसका मतलब होता है कि हम क्या कैलकुलेट करें, लाइन इंटेग्रल। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसकी जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, दैट इज इंटेग्रल अलोंग अ क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है, हम यहाँ पे जो कर्व ले रहे हैं ए बी, हमने कर्व ले लिया अलोंग अ कर्व सी, एफ डॉट डी आर। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, एफ डॉट डी आर। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ। दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल क्या है कि आप किसी वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं अलोंग अ कर्व। ठीक है, कर्व का नाम मैंने ऊपर ए भी लिखा है, यहाँ पे मैंने इसको सी लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे इसका नाम ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी फंक्शन को किसी कर्व के अलोंग जो है वो इंटीग्रेट करना, दैट इज कॉल्ड लाइन इंटेग्रल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डी आर है, तो आर आपके पास क्या होता है, आर आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है, जो कि यूजुअली हम क्या लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अगर आर ये है तो डी आर क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब एफ डॉट डी आर का क्या मतलब होगा कि जो फंक्शन आपको गिवन होगा वेक्टर फंक्शन, उसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप डी आर के साथ। डी आर क्या है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। सो अब हम इसको एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर लेट से हमें कोई वेक्टर फंक्शन इंटीग्रेट करना पड़ता है अलोंग अ कर्व, तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लाइन इंटेग्रल। ठीक है, अगर आप किसी वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं अलोंग सम कर्व, तो दैट इज कॉल्ड अ लाइन इंटेग्रल। सो लाइन इंटेग्रल के लिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू evaluate, हमें इंटेग्रल गिवन है, या लाइन evaluate द लाइन इंटेग्रल ऑफ फंक्शन, हमें गिवन है वेक्टर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है एक्स वाई का। फंक्शन इज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और इट इज गिवन बाय एक्स स्केयर वाई स्केयर आई प्लस वाई जी। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फंक्शन है। आप देख सकते हो ये स्केलर फंक्शन नहीं है, वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, वेक्टर फंक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें एक्स और वाई को वैल्यूज असाइन करूँ, रियल वैल्यूज, तो आपके पास वेक्टर आएगा। यू हैव अ वेक्टर विद ith एंड jth कंपोनेंट्स, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, एंड और हमें चाहिए कर्व के, जिस कर्व के अलोंग हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, एंड सी इज द कर्व। हमें कर्व गिवन है वाई स्केयर इज इक्वल टू
4x. Y square is equals to 4x in xy plane. In the xy plane from द पॉइंट 0 0, जो एक्स वाई प्लेन है उसमें ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. वाई इक्वल टू 4x किसकी क्या है, ग्राफिकली क्या चीज़ है ये? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किसकी इक्वेशन है? जी क्लास को बता सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किसकी इक्वेशन है, इसकी कर्व क्या होगी? किसी स्ट्रेट को भी लाइन नहीं? मैम। नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चले पैरा एक्स कर दे, मैं 4 नहीं कहती, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किसकी कर्व है? सर्कल का है। नहीं, सर्कल की भी नहीं है. अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि पैराबोला। वाई पैराबोला. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x द पैराबोला. पैराबोला अलोंग विच एक्सिस? पैराबोला की इक्वेशन है लॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग तो नहीं होती. वाई वाई इज इक्वल टू एक्स के जो होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस. ये किस एक्सिस के अलोंग है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. एक्स एक्सिस के मैम। एक्स एक्सिस के अलोंग है. आपने एक्स की डिग्री से ही पता चल जाता है कि ये किस एक्सिस के अलोंग है. ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4. तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो पैराबोला है. ठीक है, तो इक्वेशंस जो मैंने आपको शुरू से ये कहा था, पहली बिल्कुल स्टार्टिंग जब हमने की थी तभी मैंने आपसे कहा था कि कुछ बेसिक कर्व्स याद रखिए. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज अ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, तो वैसे तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन अभी हमें दे दिया गया है कि इट इज़ फ्रॉम 0 0 to 4 4. ठीक है, तो हमने 0 0 to 4 4 ये कर्व जो है वो लेनी है. यानी कि अगर आप पैराबोला ले रहे हैं तो आपने पैराबोला, वैसे तो ये पूरा यूं पैराबोला आ जाना था लॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन आपने सिर्फ 0 0 to 4 4 तक लेना है. यानी कि दिस इज द पॉइंट 0 0, और ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे एक्सिस पे भी 4 है और इधर सामने भी 4 है, तो दिस इज द पॉइंट 4 4. तो आपने ये कर्व जो है इसके अलोंग इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को. ठीक है, सो जब भी हमें किसी कर्व के अलोंग फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है तो हम डायरेक्शन ले लेते हैं उस कर्व के अलोंग, कोई एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो लेट से हम यहाँ पे ये डायरेक्शन ले लेते हैं कि हम इस डायरेक्शन में जो है वो इंटीग्रेट करेंगे अपने गिवन फंक्शन को. ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ है कि यू हैव अ ये क्या वेक्टर सीन हुआ फंक्शन. इसका? जी, जी बच्चे. अच्छा, तो आपने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. लाइन इंटीग्रल का मतलब है यू वांट टू इंटीग्रेट द अ वेक्टर फंक्शन अलोंग अ कर्व. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दिस इज द वेक्टर फंक्शन, इसको आपने इंटीग्रेट करना है अलोंग द कर्व y इक्वल्स टू 4x फ्रॉम 0 0 to 4 4. ठीक है, ये हमें गिवन है कि फ्रॉम 0 0 to 4 4 हमने जो है इसकी इस कर्व की जो है डोमेन लेनी है. ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, आप देखिए बाय डेफिनेशन आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है एफ डॉट डी आर. ठीक है, एफ डॉट डी आर यानी कि जो गिवन फंक्शन है इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है. डी आर और डी आर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो आपके पास क्या होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. अब क्योंकि ये टू वेरिएबल फंक्शन है तो डी आर किसके इक्वल आएगा? ये जो हमें फंक्शन गिवन है इसमें एक्स और वाई हैं, तो डी आर भी किसके इक्वल आ जाएगा? डी एक्स आई एंड डी वाई जे। हाँ जी, डी एक्स आई एंड डी वाई जे. तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेनी है एफ डॉट डी आर. ठीक है, तो एफ हमारे पास है एक्स स्केयर वाई स्केयर आई. ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है वो मैं लिख देती हूँ एक्स स्केयर वाई स्केयर आई प्लस वाई जे. इसकी हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, इस फंक्शन की हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है विद डी आर. तो इस केस में हमारा डी आर हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे. तो किसके इक्वल आएगा, कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? वाई को वाई से। हाँ जी, ith सॉरी आई कंपोनेंट को। को ith से और jth को jth से. तो ith को ith से करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, और आगे जाएगा टर्म क्या आ जाएगी, एक्स स्केयर वाई स्केयर डी एक्स. ith कंपोनेंट को हमने ith से मल्टीप्लाई करना होता है प्लस jth कंपोनेंट को jth से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आ जाएगा वाई डी वाई. सो दिस इज एफ डॉट डी आर. तो बाय डेफिनेशन आपने क्या करना था कि आपने एफ की डॉट प्रोडक्ट लेनी थी डी आर से और फिर उसको इंटीग्रेट करना था अलोंग द गिवन कर्व. सो नाउ टू कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल, हमारा लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? हमारा लाइन इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल. ठीक है, और हमने एफ डॉट डी आर जो कैलकुलेट किया वो हम लिखने लगे. एफ डॉट डी आर हमारे पास आ गया एक्स स्केयर वाई स्केयर डी एक्स प्लस वाई
डी वाई। और अलोंग द कर्व ए बी, मैंने अभी आपके सामने स्केच की थी कि अलोंग दिस कर्व हमने जो है फ्रॉम 0 0 टू 4 4 जो है इसको इंटीग्रेट करना है। सो अब देखें यहाँ पर अलोंग द कर्व में सी लिख देती हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी फ्रॉम 0 to 4 है और वाई भी फ्रॉम 0 to 4 है। अगर आप देखें तो एक्स इज फ्रॉम 0 to 4 एंड वाई इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 4। अब ये जो इंटेग्रल है ये तो सिंगल इंटेग्रल है। अब सिंगल इंटीग्रल है यानी कि लाइन इंटीग्रल है, और इसमें आपके पास एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, और सिमिलरली यहाँ पे डी एक्स भी आ रहे हैं और डी वाई भी आ रहा है। इसलिए लिमिट लिखने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटेग्रेंट है आपके पास इसको एक सिंगल वेरिएबल में लेके जाना पड़ेगा, तभी मैं लिमिट्स लिख सकूंगी, क्योंकि बिकॉज वी हैव अ सिंगल इंटेग्रल। और ये इंटेग्रल या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो सकता है या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई हो सकता है। ये बात समझ आई है? यस मैम। ठीक है, कि हमें दो वेरिएबल को इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम एक साथ करना चाहें तो हमारे पास डबल इंटीग्रल होना चाहिए, और उसमें फिर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल है लेकिन इसमें डी एक्स भी है और डी वाई भी है। इसका मतलब है पहले हमें इसे सिंगल वेरिएबल में लेके जाना होगा। ठीक है, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि लाइन इंटीग्रल शुड बी इन वन वेरिएबल सो दैट वी कैन सॉल्व इट। ये बात समझ आइए कि लाइन इंटीग्रल को सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम उसके लिए ये करेंगे कि हमें ये जो कर्व है इस कर्व को हम यूज करेंगे। अब देखिए कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं और x को इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी एक वेरिएबल को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन रह जाएगी, एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। सो मैं इस कर्व को यूज करूंगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब अगर आप यहाँ पे जो आपके पास अभी एक्सप्रेशन है उसको उस पर गौर करें तो हमारे पास पहली टर्म है एक्स स्केयर वाई स्केयर, यानी कि यहाँ पर अगर मैं वाई स्केयर, क्योंकि यहाँ से वाई स्केयर को सब्सटीट्यूट करना इन टर्म्स ऑफ एक्स इजी है, तो मैं वाई स्केयर को डायरेक्टली क्या पुट कर सकती हूँ, वाई स्केयर किसके इक्वल है, वाई फोर स्केयर एक्स 4x। तो देखिए ये पूरी टर्म किस में आ जाएगी, जब मैं वाई स्केयर को 4x कर दूंगी तो ये पूरी टर्म किस में आ जाएगी, किस वेरिएबल में आ जाएगी, एक्स। एक्स में आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास फिर चाहिए वाई डी वाई, तो डी वाई के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो कर्व है इसके बोथ साइड को का डेरिवेटिव लूंगी और फिर मैं देख लूंगी कि वाई डी वाई किसके इक्वल आता है, यानी कि गिवन कर्व से, गिवन कर्व को यूज करके आपका जो लाइन इंटीग्रल होता है उसको आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वहां पर वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप एक्स को वाई में कन्वर्ट करते हैं या वाई को एक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आफ्टर अप्लाइंग द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या थी, एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डॉट डी आर करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने लाइन इंटीग्रल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है यूजिंग द गिवन कर्व। सो अब मैं यहाँ पर ही यूजिंग द गिवन कर्व, गिवन कर्व हमें क्या है, हमें गिवन है सिंस वी हैव y इज इक्वल्स टू, सॉरी वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो वाई स्केयर को हम 4x पुट कर लेंगे और हमें चाहिए डी वाई। ठीक है, डी डी वाई चाहिए या वाई डी वाई चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड का डेरिवेटिव ले लेंगे, बोथ साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y डी वाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 4 dx, अगर टोटल डेरिवेटिव लें। नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, और फिर आप इस dx को उधर लिख लें। ठीक है, लेकिन वैसे बाय जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम टोटल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, हम किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट से नहीं डिफरेंशिएट कर रहे होते बल्कि हम बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो बोथ साइड को डिफरेंशिएट करते हुए हम कैसे लिखते हैं, 2y, पावर रूल लगा 2y और y का डेरिवेटिव dy इज इक्वल टू 4 और x का डेरिवेटिव dx। ठीक है, अगर हम वेरिएबल के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, फॉर एग्जांपल इसी को मैं कहूँ कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये इस तरह लिखा जाता है 2y dy बाय dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4 और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, और फिर देन नेक्स्ट टर्म में आप लिख लेते हैं 2y dy इज इक्वल टू 4 dx। लेकिन ये कंसेप्चुअली गलत हो जाता है क्योंकि ये कोई डिवाइडेड बाय नहीं है जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो कंसेप्चुअली क्या होता है कि हम बोथ साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, टोटल डेरिवेटिव लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, जो क्या आ जाते हैं 2y और y का डेरिवेटिव dy और 4 और x का डेरिवेटिव dx। सो दिस इज हाउ वी टेक द डेरिवेटिव। अब देखिए जो हमारे पास इंटेग्रल जो आ गया था, इंटेग्रल हमारे पास याद रखें हम जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंगल वेरिएबल, वो हमारे पास था एक्स स्केयर वाई स्केयर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वाई डी वाई।
ठीक है, ये था जिसको मैं सिंगल वेरिएबल में लेके जाना चाह रही हूँ, और मैंने ये डिसाइड किया कि हम वाई स्क्वायर को इक्वल टू 4x पुट कर देंगे। तो इसका मतलब है मैं इस पूरे इंटीग्रल को x में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाह रही हूँ। सो इसके लिए मुझे y और dy को भी इन टर्म्स ऑफ x लिखना होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली y dy फाइंड कर सकती हूँ। देखिए y dy अगर 2y dy इक्वल टू 4dx है, तो y dy किसके इक्वल आ जाएगा, y dy इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो y dy किसके इक्वल आ जाएगा, 2dx। ठीक है, तो y dy की जगह हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे 2dx, और y की जगह y स्क्वायर की जगह हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे 4x। ये बात समझ आइए? ये बात आपको समझ आई है कि लाइन इंटेग्रल कैन नॉट बी सॉल्व, वी फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल। क्या ये बात आपको समझ आई है कि हमें लाइन इंटेग्रल को पहले एक वेरिएबल में लेके जाना होता है, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? यस मैम समझ आ रहा ठीक है, और एक वेरिएबल में ले जाने के लिए हमें गिवन कर्व को यूज करना होता है, वहां से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके और इंटीग्रल को एक वेरिएबल में ले जाते हैं। सो अब देखें, ये इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, ये इंटीग्रल आ जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, 4x, तो वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4x, और ये dx इधर ही रहेगा बिकॉज हम कन्वर्ट ही इसको x में कर रहे हैं, प्लस प्लस, और y dy की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y dy इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, y dy इज इक्वल टू 2dx। अब बताएं, ये बात समझ आई है, जो सब्स्टिट्यूशन मैंने की है, इसकी समझ आई है? है। यस मैम। ठीक है, और अब मैंने लिखनी है लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रल है, किस इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, एक्स। x है। ठीक है, आप देख सकते हैं dx, dx का मतलब है वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका x है। सो x की लिमिट्स लिखनी है, तो जो पॉइंट आपको गिवन है उसमें x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मिनिमम x क्या है और मैक्सिमम x क्या है, 0 to 4। 0 to 4। ठीक है, तो हमारी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 to 4। ठीक है, तो ये हमारा लाइन इंटेग्रल आ गया है। नाउ वी हैव द लाइन इंटेग्रल। हमारे पास लाइन इंटेग्रल क्या आ गया, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 4। ये जो dx है इसको मैं एक दफा ही लिख लेती हूँ, अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेती हूँ। ये क्या आ जाएगा, 4x क्यूब। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूंगी 4x को x स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब, और +2, और dx हम एक ही दफा लिख लेते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, कि जैसे हम इंटेग्रेंट लिखते होते हैं, फंक्शन इंटू dx। ठीक है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द इंटरवल 0 to 4। और ये आपको सिंपली आता है, 4x क्यूब का इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रेट करें 4x क्यूब को, इंटीग्रल क्या आएगा, 4x4 / 4। हाँ जी, 4x4 / 4, तो 4 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से जस्ट क्या आ जाएगा, x4, प्लस 2 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 2x। 2x। और इसको आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है फ्रॉम 0 to 4, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, यानी कि पहले x की जगह हम 4 पुट करेंगे और फिर -0 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 4 to the 4 + 2 × 4, और बाकी माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो जब हम माइनस और 0 पुट करेंगे तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 4 to the 4 + 8, तो ये आपके पास बनेगा 20। 264। 264 आपके पास ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। दिस इज हाउ वी सॉल्व अ लाइन इंटीग्रल। अब बताइए, बहुत ही सिंपल सी मैंने एग्जांपल ली थी, इसकी समझ आई है? यस मैम। ठीक है, तो ये होता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, F.dr ऑन द अलोंग द कर्व। ठीक है, अलोंग द गिवन कर्व, ये डेफिनेशन है। ये जस्ट आपने डेफिनेशन याद रखनी है, और आपने याद रखने का dr इसके इक्वल होता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं लिखूं इंटीग्रल, लेट से मेरे पास इंटीग्रल है 2x² dx प्लस y² dy। लेट से ये लाइन इंटीग्रल मुझे गिवन है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ये गिवन है, और मैं आपसे कहती हूँ कि इससे मुझे लिख के बताएं कि f क्या है, व्हाट इज f और व्हाट इज dr। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, कंपेयर करके आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें फंक्शन क्या है और dr क्या है, ये जो इंटीग्रल मैंने ऑलरेडी लिखा है। देखे ना, ये फंक्शन और dr की डॉट प्रोडक्ट होती है। तो क्या आप ये एक्सप्रेशन लिखा हो तो इससे मुझे फंक्शन बता सकते हैं कि क्या फंक्शन है, इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, अगर आप इस इंटीग्रेंट को देखें तो इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे,
आई जे मैं के होगा मैक्सिमम या आई जे होगा? कितने कंपोनेंट्स होंगे? आई आई और के। दो होंगे। दो होंगे, आई और जे दो होंगे। तो इसका मतलब है ith कंपोनेंट क्या होता है, डी आर का ith कंपोनेंट डी एक्स आई प्लस ये क्या आ गया, डी वाई जे, ये तो आ गया डी आर। अब इस वेक्टर की किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके ये आया हुआ है? बाकी आपको क्या लिखा नजर आ रहा है, डीएक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 2x² y। हाँ, तो इसका मतलब है ये फंक्शन का कौन सा कंपोनेंट होगा, टू एक्स स्क्र वाई? आई में। ith कंपोनेंट। तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन हुआ होगा टू एक्स स्क्र वाई, जो कि ith कंपोनेंट होगा, और jth कंपोनेंट क्या होगा? व्हाट इज द jth कंपोनेंट? y²। वाई स्केयर जे। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको अगर फंक्शन और जस्ट फंक्शन आपको गिवन हो तो आपको लाइन इंटेग्रल यानी कि ये लिखना आना चाहिए एफ डॉट डी आर, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि मैंने जो फंक्शन गिवन था उसकी डॉट प्रोडक्ट ले ली है डी आर से, तो वो ये आ गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है और ये डी आर है, इनकी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो आई एथ कंपोनेंट आई एथ के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई होता है हमेशा, और जे एथ के साथ, इस तरह के एथ के साथ, तो मुझे पता है कि फर्स्ट जो फंक्शन का कंपोनेंट होगा उसके साथ डी एक्स आएगा, सेकंड जो कंपोनेंट होगा उसके साथ डी वाई आएगा, और अगर थर्ड कोई कंपोनेंट हुआ तो उसके साथ डी जेड आएगा। यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ एफ डॉट डी आर, जस्ट लुकिंग एट द फंक्शन। ये बात समझ आइए? यस मैम। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ये चीज गिवन है तो इससे मैं बता सकती हूँ कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द वेक्टर फंक्शन एंड व्हाट इज डी आर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। ओके, अब इसी तरह लेट्स से एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर करके लिख देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन है, evaluate the line integral और इंटेग्रल है आपके पास, इंटेग्रल एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई। वेयर सी जो कर्व है, जिस कर्व के अलोंग आपने इंटीग्रेट करना है, इज द स्क्र formed by the lines x is equals to plus minus 1 and y is equals to plus minus 1। ये क्वेश्चन है, ठीक हो गया? अब देखें, अगर मैं इसको स्केच करूं, इस स्केयर को स्केच करूं, आपके पास क्या लाइंस हैं, x इक्वल्स टू प्लस वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड y इक्वल्स टू प्लस वन एंड y इक्वल्स टू माइनस वन, ये चार लाइंस। ये क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है तो ये क्या बनेंगी, x इक्वल्स टू वन क्या ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी x इक्वल्स टू वन? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बनेगी, x इज इक्वल्स टू वन। अगर मैं स्केच करूं तो क्या लाइन बनेगी, लॉन्ग वाई एक्सिस। अलोंग आई वाई एक्सिस बनेगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन बनेगी। एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब है कि आपका वाई जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हम ले लेते हैं, दिस इज लेट से एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये भी आपके पास वर्टिकल आ जाएगी। वाई इज इक्वल टू वन, क्या लाइन बनेगी, लेट से यहाँ पे वन है, वाई इज इक्वल टू वन, क्या लाइन बनेगी, क्या लाइन बनेगी, लॉन्ग एक्सिस बनी। हॉरिजॉन्टल बनेगी। ठीक है, वाई इज इक्वल टू वन का मतलब है कि हाइट फिक्स्ड है और आप एक्स को मूव करा सकते हैं, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू माइनस वन आपके पास, लेट से यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो ये अगर हम स्केच करें तो दिस इज द स्केयर, दिस इज द स्केयर। स्केयर को मैं नाम दे देती हूँ, लेट से दिस इज द स्केयर ए बी सी टी। ये स्केयर है आपके पास ए बी सी टी, जो कि फॉर्म हुआ है इन चार लाइन से। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए? ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है?
जी इस पॉइंट पे ए की क्या वैल्यू है? ओ सॉरी, इस पॉइंट पे एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स किसके इक्वल है? ये किसकी लाइन स्केच की वन। है? वन। आपने ये लाइन ही स्केच किया ना, एक्स इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे वन है ना एक्स। एक्स आपके पास वन है। और वाई क्या है? व्हाट इज वाई एट दिस पॉइंट? -1। -1। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स बने, ए के कोऑर्डिनेट्स आए 1, -1। सिमिलरली अगर बी के कोऑर्डिनेट्स पूछूं, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 होगा। 1 है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1 हो गया। 1 है। ठीक है, ये ओरिजिन है तो ये 1 है। ओके। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट्स बताएं। सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और माइनस 1। वन ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है सी का? 1 1। सिमिलरली डी के अगर कोऑर्डिनेट्स पूछूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -1 -1 -1। होगा। और वाई भी है -1। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। दिस इज द स्केयर। यानी कि इस स्केयर के अलोंग जो है वो आपने इंटीग्रेट करना है इस गिवन फंक्शन को। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ही गिवन है, यानी कि ये एफ डॉट डी आर जो है करके गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं तो इस को देख के आप मुझे एफ बता सकते हैं कि एफ क्या है? व्हाट इज एफ? अगर मैं वेक्टर फंक्शन लिखना चाहूँ एफ, तो एफ किसके इक्वल है? एफ क्या आएगा? x² + के x। प्लस एक्स बाय एक्स आई स्केयर प्लस वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई आई प्लस आई एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस एक्स स्केयर के जे। प्लस ठीक है, तो ये आपका एफ होगा। अगर मैं आपको पूछूं तो ये आपके पास एफ जो है वो एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई आई प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जे। दिस इज एफ। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर होता है, ये डॉट डी आर करके लिखा हुआ है, लाइन इंटीग्रल यानी कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस लाइन इंटीग्रल को एवेलुएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये कैसे जो है अलोंग सी, अलोंग द कर्व सी जो है, इस कर्व के अलोंग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इस कर्व के अलोंग अगर आपने इंटीग्रेट करना है, तो आपको ये जो इंटेग्रल है, आपके पास लाइन इंटेग्रल की डेफिनेशन है इंटेग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर। और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन लेनी पड़ती है। तो लेट से हम जो कर्व है उसकी डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। हम डायरेक्शन ले सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं, यानी कि हम ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। ये याद रखें कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप वेक्टर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, वेक्टर फील्ड में इंटीग्रेट करते हैं। सो हमारे पास ये डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अलोंग ए बी, अलोंग ए बी अगर आप देखें तो आपके पास, लेट से मैं इंटेग्रल को, आपको पता है कि आपको इंटेग्रल जो होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो लाइन इंटेग्रल है उसमें डी एक्स भी है डी वाई भी है, इसलिए हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इन सिंगल वेरिएबल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो हमें एक्स एक्स में सारे सारे इंटीग्रल लिखना पड़ता है, या फिर सारा इंटीग्रल वाई में लिखना पड़ता है। अब अगर मैं कर्व पे जाऊं, तो कर्व आपके पास जो है उसमें आपके पास 4 डिफरेंट बाउंड्रीज आ रही हैं। ठीक है, पहले तो आपको एक सिंगल कर्व मिल रही थी, अभी अगर आप देखें तो स्क्वायर में आपको 4 बाउंड्रीज मिल रही हैं, ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। ठीक है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक डायरेक्शन। ठीक है। सो अब अगर आप देखें तो मैं ये इंटीग्रल डायरेक्टली एवेलुएट नहीं कर सकती, मुझे इस इंटीग्रल को एज सम ऑफ 4 इंटीग्रल्स लिखना पड़ेगा। इस इंटीग्रल का मैं लिखना पड़ेगा इंटीग्रल अलोंग ए बी एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रल अलोंग ए बी के बाद क्या आ जाएगा? बी सी एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रल अलोंग अगली क्या आ जाएगी बाउंड्री? सी डी एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रल अलोंग डी ए एफ डॉट डी आर। तब जाके ये इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब अगर हम ले लें अलोंग ए बी, पहला पहला जो इंटीग्रल है दैट इज अलोंग ए बी। तो अलोंग ए बी अगर आपसे मैं पूछूं तो कौन सा कोऑर्डिनेट अलोंग ए बी, आपकी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी? ए बी जो कर्व है या लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी? ए बी की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी? किस चीज का ग्राफ है ये ए बी? एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ था, दिस वाज ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, तो अलोंग ए बी आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। ये बात बताएं, ये समझ आई है कि ए बी के अलोंग जो हमारी कर्व है दैट वाज x इज इक्वल टू 1। जी क्लास, ये चीज समझ आई है? हाँ या ना, कुछ तो बोले। ये समझ आई है कि ए बी। मैम जी, ये दोबारा बताइएगा, आपने सबको एक्स पे कन्वर्ट कर दिया है? अभी तो कन्वर्ट हम करने लगे हैं, हम सबको वाई में कन्वर्ट करने लगे हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर इस तरह की कर्व है, इस तरह की कर्व है, पहले तो सिंगल आपके पास यूं कर्व आई थी ना, तो आपने 0 to 4 उसको इंटीग्रेट कर लिया था। लेकिन अभी कर्व मेरे पास क्या आ रही है, स्केयर। अब इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इंटीग्रल को पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये डायरेक्टली सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट भी नहीं होगा, मुझे हर बाउंड्री के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि इस इंटीग्रल को पहले as a sum of four integrals लिखना पड़ेगा, because we have four boundaries for this curve। तो मैंने इसको पहले लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब मैं अलोंग ए बी सिर्फ लिखने लगी हूँ कि अलोंग ए बी मेरे पास कर्व क्या है, वट, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम कर्व को यूज करते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में हमें गिवन था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, हमने इस कर्व को यूज किया था। दिस वाज द गिवन कर्व। अब क्योंकि यहाँ पर पहले पार्ट पे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और हमने चार डिफरेंट कर्व्स में इसको डिवाइड कर दिया, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। सो अलोंग ए बी, यानी कि पहली कर्व ले रही हूँ ए बी, और ए बी की मैं इक्वेशन आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, ए बी आपने कैसे स्केच की थी, ए बी की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 1। आवाज नहीं आई अगर कोई बोला है तो। माइक तो तीन लोगों के ऑन थे, लेकिन अब पता नहीं कौन कुछ कोई कुछ पूछ रहा है, अगर तो प्लीज अपना जो है ना उसको सही करके, इंटरनेट सही करके फिर पूछ लें। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये बात समझ आई है कि ए बी क्या लॉन्ग कर्व क्या है, व्हाट इज कर्व अलोंग ए बी, एक्स इज इक्वल टू 1। 1। कर्व अलोंग बी सी, बी सी क्या लॉन्ग कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1। सी डी का लॉन्ग कर्व क्या है, -1 x इक्वल टू -1। और डी ए का लॉन्ग कर्व है y इज इक्वल टू -1। सो मैंने अभी जस्ट ए बी का लॉन्ग कर्व लिखी है, x इज इक्वल टू 1। यानी कि मैं x को 1 पुट करने लगी हूँ सिर्फ इस इंटेग्रल में, पहले इंटेग्रल में। इनके पहला इंटेग्रल अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ए बी, और एफ डॉट डी आर हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो मैं जस्ट इसको इसमें पुट करने लगी हूँ x इज इक्वल टू 1। जब मैं x को 1 पुट कर दूंगी तो ये सारा इंटीग्रल किस में आ जाएगा, y। y में। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे dx को भी हटाना होगा। और dx के लिए हम क्या करते होते हैं, जो हमें हमें गिवन है इसका हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव लें तो दैट इज dx, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1, दैट इज 0। तो इसका मतलब है क्योंकि dx 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म, ये जो पहली पूरी टर्म है, ये सारी क्या हो जाएगी, 0 हो 0 हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल, पहली टर्म तो 0 होगी, इधर हमने x को क्या पुट करना है, x को हम पुट करने लगे हैं 1, तो इधर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये बात आपको समझ आई है? अब आपको पता चला होगा कि मैंने क्यों एक बाउंड्री ली है, ताकि मेरा जो लाइन इंटेग्रल है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो अब देखिए मेरा वेरिएबल जो लाइन इंटेग्रल है वो सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने, हमारी कर्व थी ए बी के अलॉन्ग, हमारी कर्व थी एक्स इक्वल टू 1, जहाँ से हमें मिला डी एक्स इक्वल टू 0, और हमारा इंटेग्रल जो है वो y में कन्वर्ट हो गया। अब आ गया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आ गया y। अब इसका मतलब है मैंने ए बी के अलॉन्ग y की लिमिट्स लिखनी है। अब एक ए बी के अलॉन्ग y की लिमिट्स क्या है, y कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए बी के अलॉन्ग डायरेक्शन के -1 अकॉर्डिंग, to 1। -1 to 1। आप देख सकते हैं कि ए बी के अलॉन्ग आपके पास जो y की वैल्यू है दैट इज फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, डायरेक्शन को भी माइंड में रखना है, -1 to 1। तो मैं यहाँ पे लिमिट्स लिखूंगी y की फ्रॉम -1 to 1, और फिर हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वन वन का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1 डी वाई किसके इक्वल होगा, y। और y स्क्वायर का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, y³ बाय 3। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, अब ये मैं लिमिट अप्लाई करूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो आंसर आएगा दैट इज
1 प्लस 1/3 माइनस और 1 सॉरी माइनस 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा। ये बात समझ आई है? यस मैम। ठीक है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये +1 हो जाएगा, ये +1/3 हो जाएगा, 1/3 + 1/3 दैट इज 2/3, 1 + 1 2, 2 + 2/3 कितना आ जाएगा? 8/3। ठीक है, तो ए बी के अलोंग आपको लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई है 8/3। सिमिलरली हम करेंगे, ये हमने अलोंग ए बी किया, सिमिलरली हम करेंगे अलोंग, नेक्स्ट क्या आ जाएगा अलोंग? अलोंग क्या आ BC जाएगा? बी सी। ठीक है, अलोंग बी सी। अब मैं, ये पहला इंटीग्रल हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 8/3, यानी कि इसकी जगह हम पुट कर देंगे 8/3। अब हम अगला कैलकुलेट करते हैं। अगला हमारे पास है इंटीग्रल अलोंग बी सी। तो इंटीग्रल अलोंग बी सी एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये हमें गिवन है इंटीग्रल, और एफ डॉट डी आर हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है x² + xy dx प्लस x² + y² dy। सो अब मैं अलोंग लेने लगी हूँ बी सी, अलोंग बी सी। अब अलोंग BC, BC की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ BC? BC की इक्वेशन क्या है? y = 1। y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? डेरिवेटिव में dy। ठीक है, यानी कि बोथ साइड जब भी हम कर्व लेंगे तो कर्व को हमने डिफरेंशिएट करना होता है। पहले एग्जांपल में भी हमने यही किया, हमें गिवन था y² = 4x, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि वी डिफरेंशिएटेड 2y dy = 4dx। ठीक है, तो जब भी आप कर्व लेंगे, कर्व को आपने डेरिवेटिव लेना होगा, तो यह आ जाएगा dy इज इक्वल टू 0। बोथ साइड को डिफरेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव dy, 1 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब है ये वाली जो टर्म है, ठीक है, BC के अलोंग dy क्योंकि 0 हो रहा है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? x वैनिश हो में कन्वर्ट जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, और ये सारी x में कन्वर्ट हो जाएगी, और इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास x² + y की जगह 1 पुट करें तो x² + x dx। ये समझ आइए कि मैंने जस्ट y को 1 पुट कर दिया है इस इक्वेशन में, और साथ ही dy को कर दिया है 0। तो ये अब आपका इंटीग्रल पूरा x में आ गया है। अब हमें किसकी लिमिट्स लिखनी है? ये किसके रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है? अब ये सिंगल इंटीग्रल आ गया किसके x के रेस्पेक्ट से, तो x की लिमिट्स हमें लिखनी है फ्रॉम b टू c। डायरेक्शन देखे फ्रॉम b टू c, तो x की लिमिट्स फ्रॉम b टू c